मैं जवान हुई तो अब्बा ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन अम्मा मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और हर रात अपने हाथ से दूध का गिलास पिलाती थी, जिसको पीते मुझे नींद आ जाती, लेकिन सुबह बहुत थक्कन थक्कन सी महसूस होती। एक रात चुपके से दूध को छुपा दिया और सोने का ड्रामा किया, लेकिन चंद लम्हे बाद ही मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई मैंने अपने साथ अम्मा को ही देखा था, और एक अम्मा ही थी जो मुझसे प्यार करती थी। बाकी सब लोग तो मुझे नफरत और हकरत भरी नज़रों से देखते थे। मैं आज तक यह नहीं समझ पाई थी कि आखिर मैं सबको इतनी बुरी क्यों लगती हूँ। हालांकि मैं तो हर एक से हंसकर मुस्कुराकर बात करती, बड़ों की इज्जत करती, कभी भी किसी से बदतमीजी या बदअखलाकी से पेश नहीं आई। पर मेरी अम्मा मुझसे अच्छे से पेश आती थी। वह मुझसे हमेशा मोहब्बत भरी बातें करती और कहती, बेटू तू इस रवैये से परेशान ना हुआ कर। मैं जानती हूँ तू एक पाक रूह और नेक रूह की मालिक है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। पर यहाँ बात लोगों की नहीं थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे लगा कि अब्बा भी मुझसे बात करना पसंद नहीं करते। एक रात अम्मा घर पर नहीं थी, वह अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गई थी, क्योंकि वहाँ फौकती हो गई थी और वह ताजियत के लिए गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं अपने कमरे में अकेली थी। ऐसा लगता था जैसे अभी कोई आ जाएगा। तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला। सामने अब्बा खड़े थे। मैंने सुख का सांस लिया और ऐसा लगा जैसे अब मेरा मुहाफिज आ गया है। अब्बा की नज़रें अजीब से थी और जैसे वह मुझसे नफरत करती हो। मुझसे उन्होंने पानी कभी नहीं पूछा। हालांकि जब अब्बा घर आते तो वह अम्मा से ही कहते कि मुझे ठंडा पानी ला कर दो। पर आज अब्बा ने मुझे सलाम तक नहीं किया, ना ही मुझे पानी का कहा। मैं खुद ही अब्बा के पीछे पीछे उनके कमरे में ठंडा पानी लेकर चली गई। अब्बा ने पानी का गिलास लेते हुए मुझ पर एक गहरी नज़र डाली और फिर गुस्से में बोले, अब मुझे यहाँ देख क्या रही हो? अपने कमरे में जाओ ना। अब्बा का यह रवैया अपने साथ देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। मगर आज मैंने सोच लिया था कि अब्बा के नफरत का जवाब मैं ज़रूर दूंगी। यूं ही डरती नहीं रहूंगी। हिम्मत करके जवाब दिया, अब्बा मुझे कमरे में डर लग रहा है। अम्मा भी घर पर नहीं है। मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ? मेरी बात सुनते ही अब्बा के चेहरे पर गुस्से भरी लाली छा गई और बोले, मैंने तुम्हें लाख बार समझाया है कि जब तुम्हारी अम्मा घर पर न रहा करें तो तुम भी मेरे कमरे में ना आया करो। क्या तुम्हें यह बात समझ में नहीं आती? अब्बा ने इस कदर गुस्से में बात कही थी, मैं कांप उठी थी। बल्कि घर के दीवार और दरवाजे भी कांप उठे हो। मैंने अपनी बेटी से इतना सख्त रवैया मैंने आज तक किसी बाप को नहीं देखा था। मैं रोते हुए अपने कमरे में आ गई और कमरे की कुंडी लगा ली और रोने लगी। अम्मा को याद करने लगी। ऐसा लगता था जैसे उस घर में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अब्बा की इतनी नफरत मुझे समझ न आती थी। हालांकि मेरी दूसरी बहन समा भी थी, जो कि शादीशुदा थी। अब्बा उससे बहुत मोहब्बत से पेश आते थे, उससे इतनी नरमी से बातें करते थे। लेकिन अगर मैं उनके सामने चली जाती तो उसी वक्त मुझसे नजरें फेर लेते। मुझे एक एक करके सारी बातें याद आ रही थी। समा को हमेशा ईद पर नए कपड़ा लाकर देते थे और मेरे लिए या तो कम कीमत के कपड़े होते या फिर अम्मा अपने पैसों से मुझे कपड़े बनाकर देती या फिर किसी से कटे हुए पीस सिलवा कर मेरे लिए अलग जोड़ा बनवा लेती। यह सब रवैया मेरे समझ में से बाहर था। मैंने खुद को शीशे में देखा। मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरा चेहरा भरा भरा, आंखें झील जैसी थी। मुझे तो अपनी खूबसूरती देखकर लगता था कि मैं फौरन किसी के दिल में समा जाऊंगी। अभी वह जमाना शुरू हो गया था, लेकिन न जाने क्यों इन सब की नफरत से मुझे महसूस होता जैसे मैं काबिले नफरत हूँ। मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। खैर, मैं कमरे में रो रही थी कि अम्मा घर पर आ गई। मैंने सुख का सांस लिया, कमरे से बाहर आई और अम्मा से लिपट कर रोने लगी। यह देखकर अब्बा कमरे में आ गए और बोले, बेटी तो तुमसे 2 मिनट भी दूर नहीं होती। इससे कहो कि यह अपने कमरे में जाए, तुमसे कुछ बात करनी है। ये कहकर अब्बा ने मुझ पर एक बार फिर नफरत भरी नज़र फिर डाली और कमरे में जाने पर मजबूर कर दिया। अब मुझे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि थोड़ी देर बाद अम्मा ज़रूर मेरे पास ही आती। मैं अपने कमरे में चली गई, जबकि अम्मा अब्बा के पास गई। मुझे इत्मीनान हो गया, मगर काफ़ी देर गुजर गई, अम्मा मेरे पास नहीं आई तो मैं सोचने लगी, आखिर आज ऐसा क्या हो गया है कि अम्मा मेरे कमरे में भी नहीं आ रही। कहीं अम्मा को भी मुझसे नफरत तो नहीं हो गई। मुझे ज़रूर जाकर देख लेना चाहिए। मुझे दिल में डर भी लग रहा था कि कहीं अब्बा ने अपने कमरे के आसपास मंडराते हुए देख लिया तो
मेरी और ज्यादा बेइज्जती ना कर दें, पर हिम्मत करके कमरे के बाहर पहुंची। कमरे में रोशनी जल रही थी, इसीलिए खिड़की के सामने खड़ी ना हो सकी। नीचे बैठकर अम्मा अब्बा की बातें सुनने लगी। अब्बा की आवाज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। अब वह धीमे से ऊंची आवाज में बात करने लगे थे। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस मनहूस को मेरे कमरे में आने से रोक दो। कुछ ऊंच नीच हो गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उसे किसी दिन गला दबाकर मार ही डालूंगा। अब्बा की नफरत अंगेज बातें सुनकर मेरा दिल कांप उठा था। आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि अब्बा को मुझसे इतनी नफरत थी? या अल्लाह मुझ पर रहम करो। अब्बा मुझ पर चिल्ला रहे थे। फिर अब्बा ने एक ऐसी बात बोली कि मैं कुछ सोचने पर मजबूर हो गई, हालांकि मैंने ऐसा काम भी नहीं किया था। अब्बा अम्मा पर चिल्ला रहे थे कि यह मेरे बेटे की कातिल है, इसी ने मेरे बेटे की जान ली है, इसीलिए मैं आज अपने बेटे से दूर हूँ, वरना आज मेरा बेटा मेरे पास होता, मेरा सहारा होता, मेरा बाजू होता। अब्बा बार बार यही बातें कर रहे थे। अब्बा ने अम्मा से कहा कि इसकी शादी कर दो, इसके लिए कोई ना कोई रिश्ता ढूंढो ताकि यह घर से जाए। इसकी मनहूसियत की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। उसने मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पर पानी फेरा है। काश यह मेरी जिंदगी में ना आई होती तो आज मैं कहाँ होता, मेरा बेटा मेरे पास होता। अब्बा यह कहते कहते सोफे पर बैठ गए थे। अब उनकी पुश्त मेरी तरफ थी। मैं उठकर खिड़की में खड़ी होकर देखने लगी। अब्बा अम्मा पर फिर गुस्सा कर रहे थे। अम्मा चारपाई पर सर झुकाए बैठी थी। अच्छा तुम गुस्सा ना करो, मैं उसके लिए कोई न कोई रिश्ता ढूंढती हूँ। अब्बा ने एक बार फिर अम्मा से कहा, रिश्ता जल्द से जल्द आना चाहिए ताकि मेरी शादी करके मुझे इस घर से भेजा जा सके। माँ बाप की बातें सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। अभी तो मैं बाबुल के आंगन में हंसना खेलना शुरू हुई थी और अभी मुझे रुखसत करके दूसरे घर भेजने की बातें हो रही थी। या अल्लाह मुझ पर रहम कर, मेरे दिल को ताकत दे। मैं अल्लाह से यही दुआ करती थी। मैं अपने कमरे में गई। मुझे अभी भी अम्मा के आने का इंतजार था। मैं जानती थी यह बात मुझे छुपा लेंगी, फिर भी कोई ना कोई मामला तो मिल ही जाएगी। मगर रात के 1 बज गए, अम्मा ना आई तो मैं ऐसे ही सिसक सिसक कर सोने के लिए लेट गई। मेरी आंख खुली तो अम्मा ने पहले ही घर में तैयारियां शुरू कर रखी थी। घर में सफाई हो रही थी। नए पर्दे, नए चादर और सब कुछ नया लग रहा था। मैं अम्मा को देखकर हैरान रह गई कि वह खुद भी काफी तैयार हो रही थी। उन्होंने भी अच्छे कपड़े पहन रखे थे। मैं हैरत ज़दा होकर अपने बिस्तर पर ही बैठी थी कि अम्मा कमरे में दाखिल हुई और बोली, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? किस बात की तैयारी? मैंने पूछा। आज तुम्हें रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं मेरी प्यारी बेटी। अम्मा ने आकर मुझे सीने से लगा लिया और मुझे बहलाने लगी। अम्मा क्यों मुझसे ऐसी क्या खता हुई कि इतनी जल्दी मेरी शादी कर रही हो? बेटी, लड़कियों को तो अगले घर जाना ही होता है। तुम इस बात का बुरा ना मानो, या तो तुम्हारे भले के लिए ही हम सोच रहे हैं, वरना तो तुम जानती ही हो आजकल लोग खर्चे के डर से बेटियों की शादी नहीं करते। अम्मा ने मुझको कुछ ऐसे बातों में लगाया कि मैं सोचने पर मजबूर हो गई। अब्बा भी मेरे भले के लिए ही कह रहे हो, इसीलिए मैं भी खामोश हो गई और अम्मा से तावान करने लगी। थोड़ी देर बाद अम्मा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और अच्छे से कपड़े पहनने को दिए और कहा, मेहमानों के सामने तमीज़ से बैठना, ज़्यादा बातचीत नहीं करना और अपनी नज़रें झुकाकर रखना। अम्मा की दी हुई हिदायत पर अमल करते हुए मैं रिश्ते वालों के सामने गई, मगर यह लोग मुझसे बातचीत करना चाह रहे थे। बार बार मुझसे अजीब व गरीब सवालात करते और कहते कि तुम इतनी खूबसूरत हो, क्या तुमने कभी किसी से दोस्ती नहीं की? कैसे लड़के तुम्हें पसंद हैं? यह बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया था। क्या यह लोग मुझे बुरी लड़की समझ रहे थे, जबकि मैं ऐसी नहीं थी? मेरी खूबसूरती देखकर कहने लगे कि ऐसी ही खूबसूरत बहू मुझे अपने बेटे के लिए चाहिए थी। मैंने अम्मा को बताया कि मुझे ऐसी वैसी बातें कर रहे थे। अम्मा हंसकर बोली, तो इतनी खूबसूरत है इसीलिए सब तुझसे ऐसा ही पूछते हैं, वरना और कोई बात नहीं। रिश्ते वाले चले गए, जबकि मैं उनके सवालों में उलझ कर रह गई। सिर्फ रिश्ते वालों ने ही नहीं, और भी कई लोग थे जिन्होंने मुझसे ऐसे सवाल किए थे जो मुझे परेशान करते थे। जब भी मुझे अम्मा रिश्तेदारों से मिलने नहीं देती थी, कहीं शादी ब्याह होती या मिलाद की महफिल होती, मैं वहां जाने की बात करती तो अम्मा कहती, तू वहां मत जा, लोग तुझे तंग करेंगे। अब मुझे समझ में आया था कि लोग मुझे क्यों तंग करेंगे। मुझसे अजीबोगरीब सवालात पूछकर सब मुझे यही समझते थे कि असल में वह मेरे किरदार की तस्दीक कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। बात कुछ और थी, क्योंकि मैं पहले ही दिन से अपने घर में कैद रही थी। मैंने आज तक किसी लड़के का मुंह नहीं देखा था। फिर ऐसा क्यों था? सबको लगता था कि मैं ही बद किरदार हूँ, मेरा किरदार अच्छा नहीं है।
मैं चाह कर भी उन लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाई। बहरहाल वह दिन गुजर गया। वह दिन बहुत खूबसूरत था जब मैं अच्छे कपड़े पहनकर उन लोगों के सामने गई। उन लोगों के सवाल के जवाब दिए मैं खुश भी थी। शायद मेरी शादी हो जाएगी तो अगले घर में मुझे मोहब्बत मिलेगी, क्योंकि उन लोगों ने मुझसे खुश अखलाकी से बात की थी। अम्मा की खुशी बोली, मेरे बेटी की शादी हो जाएगी, बहुत सुखी रहेगी। उस घर में तो तुझे रिश्तेदारों से भी नहीं मिलवा सकती, सभी लोग तुझसे नफरत करते हैं। मैं खामोश हो जाती। मुझे अब अपने नफरत का सबब जानना था, पर मैं ऐसे नहीं। मैं पहले शादी होकर दूसरे घर जाना चाहती हूँ, उसके बाद में लोगों से पूछती, मिलती जुलती तो वह मुझे सब कुछ बता देते। फिलहाल तो मैं अम्मा की कैद में थी। अम्मा ने मुझे सबसे छुपा कर साथ पर्दे में रखा हुआ था, पर मेरी उम्मीद उस वक्त खाक में मिल गई जब काफ़ी दिन तक उन लोगों ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। अम्मा भी परेशान थी। एक दिन मोहल्ले की परवीन आपा से कहने लगी कि चलो आज हम खुद उनके घर चल कर जाते हैं, उनसे बात पूछ आते हैं कि आप दोबारा हमारे घर क्यों नहीं आए। परवीन आपा ने अम्मा को मना किया कि बेटी वाले खुद किसी के घर चलकर नहीं जाते, पर फिर भी अम्मा मेरे लिए यह सब कुछ करना चाहती थी। उन्होंने जाकर रिश्ते वालों से पूछा तो आगे जो जवाब मिला उसने अम्मा का भी दिल तोड़ दिया। वह तो कभी मुझे शायद न बताती कि मैं जाकर यह बात अब्बा से कह दूंगी। अम्मा मुझसे कहने लगी कि उन लोगों ने तुम्हारा रिश्ता लेने से इनकार कर दिया है। वो कहते हैं कि मोहल्ले वालों से कुछ अजीबोगरीब बातें तुम्हारे बारे में सुनने को मिली हैं। बस यह दुनिया ऐसी ही है। अम्मा तो खामोश हो गई, पर मैं समझ नहीं पाई कि मैं मोहल्ले भर में बदनाम क्यों हूँ। मैंने तो जब से होश संभाला है आइंदा किसी को भी आंख उठाकर नहीं देखा है, पर लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते थे। बहरहाल बात खत्म हो गई थी। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई थी, क्योंकि और रिश्ते वालों को न मैंने देखा था, ना ही मुझे उनसे कोई खास लगाव था। यानी मैंने अपने होने वाले शौहर को नहीं देखा था, जो मुझे कोई मलाल नहीं था। बहरहाल अम्मा ने दोबारा मेरे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। अब्बा भी उन बातों पर काफ़ी खफा होते, कहते कि देखो अभी तक इसका एक रिश्ता नहीं हो पाया, जबकि मेरी बेटी समा का रिश्ता आता था तो फौरन ही वह लोगों को पसंद आ जाती थी। अब्बा की नफरत भरी बातें सुनकर मेरा दिल कटने लगता था, पर मैं खामोश रहती, क्योंकि मैं जानती थी मुझे बोलने से कोई तब्दील नहीं होगा। एक हफ्ते बाद अम्मा ने मेरे लिए दूसरा भी रिश्ता लेकर आ गई। मैं पहले ही की तरह सच संवर कर उन लोगों के सामने गई। उन्होंने मुझे देखा और फौरन ही पसंद कर लिया, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा था, जिससे मेरा चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। मुझे इस औरत ने फौरन ही गले से लगा लिया और बोली, यही मेरी बहू बनेगी। मैंने तो ऐसे ही लड़की की ख्वाब देखे थे। माशाल्लाह आपकी लड़की बहुत शरीफ लगती है। अम्मा उनकी बात सुनकर मेरी मजीद तारीफ़ें करने लगी, पर हमेशा की तरह वही हुआ जिसका डर था। अगले दिन उन लोगों ने कहा कि हम आपसे मिलकर एक ज़रूरी बात करते हैं। अम्मा भी डर गई। यह बात सुनकर अम्मा भी परेशान हो गई, पर उन्होंने मुझ पर यह बात जाहिर नहीं की। अगले दिन हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे, पर वह पूरा खानदान पहले की तरह नहीं आया। सिर्फ बड़ी औरत यानी मेरी होने वाली सास अम्मा से मिलने आई थी। मुझे देखकर उन्होंने सरसरी सी नज़र मुझ पर डाली और बोली, बेटी तुम जाओ अपना काम करो, मुझे तुम्हारी माँ से कुछ बात करना है। वह मुझे वहाँ देखकर मुझसे साफ अंदाज में कहने लगी, जैसे वह कोई अम्मा से राज की बातें करने आई हो। मैं बजाहिर वहाँ से तो चली गई, लेकिन मेरी नज़र दरवाजे के ही तरफ थी। तभी मैंने आकर राहदारी की बिजली बंद कर दी। राहदारी में मुकम्मल अंधेरा था। मैं बाहर खड़ी होकर अम्मा की और अपने होने वाली सास की बातें सुन सकती थी। खुदा जाने क्या क्या बातें हो चुकी थी। तो जब मैं गई तो वह औरत यानी मेरी होने वाली सास अम्मा से कह रही थी कि एक बार अपनी बेटी का आप टेस्ट करवा लें, हमें यकीन हो जाएगा। अम्मी कहती कि बहन आप कैसी बातें कर रही हैं, वह मेरी बेटी है और मुझे उसके लिए किसी भी किस्म के टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उसके किरदार पर मुकम्मल यकीन है। और आपको क्या लगता है, ऐसे टेस्ट करवाने से क्या मेरी बेटी का किरदार आपकी नज़र में साफ हो जाएगा? अगर आप लोगों के कहने पर मेरी बेटी पर यकीन कर ही लिया है कि मेरी बेटी ऐसी है, तो फिर ऐसे चंचले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अम्मा उनकी बातें सुनकर काफ़ी परेशान हो गई थी। वह औरत अम्मा से मजारत करने लगी, बोली, आप मेरी बातों का बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आपके बेटी के बारे में यह सब जानना ज़रूरी है। मगर रिश्ता करने से पहले आप यह टेस्ट करवा ले तो यह बहुत अच्छा हो जाएगा। उस औरत ने अम्मा को बोली और वह फिर चली गई। उनके जाने के बाद मैंने अम्मा से पूछा कि
ये क्या बातें कर रही थी? अम्मा मुझसे बात छुपाने लगी। बेटी कोई बात नहीं थी, वह वैसे ही बिना वजह के शक कर रही थी। मेरी बेटी को रिश्तों की कमी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी, तुम परेशान ना हो। अम्मा की बात सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया था, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि अगर सब लोग मेरे बारे में ऐसा शक क्यों करते हैं? क्या किसी को भी मेरे किरदार पर यकीन नहीं है? और अगर नहीं यकीन है तो क्यों नहीं है? यह बात मुझे सता रही थी। बिला वजह आखिर मैंने सोच लिया कि मैं खुद ही अस्पताल जाकर अपना टेस्ट करवाऊंगी। मैं पूछूंगी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगले दिन मैंने अम्मा से कोई बात नहीं की। मैं सीधा अस्पताल के लिए घर से निकली और आधे घंटे में मैं वहां पहुंच गई। पर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस किस्म का टेस्ट करवाऊंगी। मैंने एक नॉर्मल डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। मुझे थोड़ी देर के बाद इजाज़त मिल गई थी। सरकारी अस्पताल था, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा। 50 रुपये में मुझे पर्ची भी मिल गई। मैं डॉक्टर के सामने गई। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या तकलीफ़ है। मैंने कहा कि मेरे रिश्ते के लिए जब भी कोई आता है तो अम्मा से कहते हैं कि पहले इसका टेस्ट करवाओ। सभी लोगों को लगता है कि मैं बदकिरदार हूँ, मेरा किरदार अच्छा नहीं है। अब मुझे बताएं कि मुझमें क्या बीमारी है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर हंस पड़ी। बोली कि बेटी तुम बहुत ही मासूम लगती हो, तुम अपनी माँ को लेकर आओ। तुम्हारी माँ से मिले बगैर मैं ऐसा कोई टेस्ट नहीं कर सकती। उनकी बात सुनकर मैं परेशान हुई। मैंने कहा अम्मा मेरा टेस्ट नहीं करवाना चाहती, खुदा के लिए आप खुद ही मेरा टेस्ट कर दें, वरना मैं ठीक नहीं हो सकती। मेरी तो कभी शादी नहीं होगी और अब्बा मुझे ताने देते रहेंगे। डॉक्टर ने मुझे बड़े तरीके से समझाया कि मैं ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं कर सकती। तो फिलहाल जाओ, अपनी माँ को लेकर आओ। मैंने कहा ठीक है, तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। मजबूरन वह मुझे दूसरे कमरे में लेकर गई। बोली कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा टेस्ट कर देती हूँ, पर रिजल्ट तभी मिलेगा जब तुम अपनी माँ को लेकर आओगी। उसने मुझे एक बेड पर लेटाया और मेरा टेस्ट करने लगी। यह शायद अल्ट्रासाउंड था, जिससे यह मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रही थी कि लेकिन जाहिर है यह ऐसा कोई टेस्ट था ही नहीं जिससे मेरे किरदार के बारे में पता चल सके। शायद उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया था, पर मैं मासूम थी। मैं उसी दिन अम्मा के पास आई, उनको सारी कहानी सुना दी। अम्मा सर पकड़ लिया। बोली बेटी तुझे किसने कहा था कि तू डॉक्टर के पास जाकर यह बातें करे? एक बार मुझसे तो यह पूछ लिया होता कि इन सारी बातों के बीच हकीकत क्या है। मैंने अम्मा से पूछ ही लिया। अम्मा अगर तुम मुझे बता देती तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। बताओ सब लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? मेरी बात सुनकर अम्मा ने मुझे जो बात बताई उसने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया और अम्मा से मोहब्बत करने पर भी मजबूर कर दिया। और मुझे यकीन हो गया कि माँ तो माँ ही होती है, बहन का रिश्ता भी बहुत अनमोल होता है। बेटा यह 18 साल पहले की बात है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरी ज़िंदगी आसान थी क्योंकि मैं एक इज्जतदार घराने में ब्याह कराई थी। पर मेरी बड़ी बहन जिसकी उम्र 30 साल हो चुकी थी, वह अपने घर में खुश नहीं थी। खुश कैसे होती, उसकी शादी नहीं हुई थी। अब्बा ने उसे न जाने क्यों घर पर ही बैठा रखा था। खैर उसकी शादी के लिए जब भी रिश्ता आता अब्बा मना कर देते, कोई न कोई बहाना कर देते। तभी मेरी बहन ने सोचा कि इसी तरह माँ बाप के घर पर पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं किसी कम जात में ही शादी कर लूं। अब्बा का ख्याल था कि वह सवालियत जात के अलावा किसी और में बहन की शादी नहीं करेंगे। खैर मेरी बहन ने ऐसा ही किया, एक ऐसे लड़के के साथ शादी कर ली जिसको अब्बा अपनी नज़रों में कमी समझते थे, पर मेरे ख्याल में तो वह एक बेहतरीन इंसान था। खैर शादी हो गई, मेरी बहन अपने घर चली गई, पर वहां जाकर एक और मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही थी। मेरी बहन जल्द ही उम्मीद से हो गई। उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो वह दूसरी बार अपना बच्चा पैदा ना कर सके। उसने जल्दी जल्दी बच्चा पैदा करने की सोची, लेकिन जब वह उम्मीद से थी तो उसे अपने शौहर का एक और रूप पता चला, जिसे खामोखा बेटा ही चाहिए था। बस फिर क्या था, बहन की तो जैसे सर पर बन आई थी। वह सोचती परेशान होती क्या करूं। उन्हीं दिनों मैं भी उम्मीद से थी। मेरा भी वही महीना चल रहा था जो कि मेरी बहन का था। खुशकिस्मती से हम दोनों के यहाँ हवालादात एक ही दिन हुई थी। मैंने अपना बेटा अपनी बहन के गोद में डाल दिया और उसकी बेटी गोद से उसकी ले ली, यानी कि मैंने तुझे गोद ले लिया। घर में मैंने किसी और को नहीं बताया कि अपना बेटा अपनी बहन को दिया है, बल्कि सबने यही समझा कि मेरे बेटे को अस्पताल में तब्दील किया गया है। पर मैंने तुम्हें बहुत मोहब्बत से पाला है। सबने मुझसे बहुत कहा कि तुम उस लड़की को छोड़ दो, यह हमारा खून नहीं है, पर मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी ज़िंदगी सोच रखी है।
मैं कैसे तुम्हें उन बेरहम दुनिया वालों के भरोसे कर देती। मैंने तुमको पाला पढ़ाया, लेकिन कभी अपने औलाद से कम नहीं समझा। तुम मेरी बहन का खून है, पर मैं किसी को यह बात नहीं बता सकती। पर अब लोगों को लगता है कि तुम न जाने किस नस्ल की हो। जिन्हें शक है कि तुम मेरी बहन की औलाद हो, उन्हें लगता है कि मेरी बहन जो कि घर से भाग गई थी, सो तुम भी ऐसा ही करोगी। हालांकि या तो इंसान के किरदार, तबीयत और हालात पर मुजहसर है। वैसे भी घर से भागना कोई जुर्म नहीं, जिना करना जुर्म है। जो कुछ भी मेरी बहन ने किया वह तो एक आली किरदार की मालिक है, वरना 30 साल तक अपने बाप का इंतजार क्यों करती कि वह उसकी शादी करे। हकीकत तो यह है कि वालिदैन औलाद को उस स्टेज पर ले आते हैं, वह उनके खिलाफ जाकर फैसले करें और फिर अपने ही औलाद को कोसते फिरते हैं कि उन्होंने गुनाह कर लिया है। हालांकि सरासर यह गलत है और औलाद के हकूक के मुनाफी है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।